जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आप जानते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो उसी तरीके से हम भी ये कोशिश करेंगे कि इस तरीके से जैसे ऑफलाइन में चल रहा था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी फील करा पाए, उसी तरीके से हमारा ब्रेन मैपिंग हो जाए। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ताकि मैक्सिमम चीज़ें रिटेन हो और एग्ज़ाम में हम लोग लिख पाए, तो उसी के लिए हम ये वीडियो सीरीज शुरू किए हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो पाए। ठीक, सो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं विथ द चैप्टर नंबर 15, है ना? चैप्टर नंबर 15 कौन सा चैप्टर है ये? दिस इज द पॉलीमर चैप्टर। ठीक है, अब पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स आर, यू कैन से, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स? मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होता है बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल। पर ये लार्ज मॉलिक्यूल बना कैसे? बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग मोनोमर कहते हैं। ओके, यानी छोटी छोटी यूनिट, जब बहुत सारे छोटे यूनिट्स जब एक साथ में केमिकल बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाएंगे तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बनते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल। यूजुअली ऐसे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूलर मास, हाई मोलर मास। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर्स। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है पॉलीमर्स के डेफिनेशन में। ठीक है, सो दिस में बी डिफाइंड एज द लार्ज मॉलिक्यूल। मैंने कहा था ना पहले, सो पॉलीमर्स आर रिगार्डेड एज द लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। बड़े बड़े मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर ये तैयार कैसे हुआ कि ये लार्ज मॉलिक्यूल बने कैसे? देखिए, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा हो जाएंगे, केमिकली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड इन ए रेगुलर फैशन। ठीक है, यानी पॉलीमर एक बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कैसे तैयार हुआ है? ये तैयार हुआ है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स जब इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल जब केमिकली या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू से कनेक्ट हुआ है टू मेक ए लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो इसी को अपन क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, सो देखिए, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स, द सिंपल मॉलिक्यूल व्हिच कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स। समझे क्या? जो सिंगल यूनिट्स होते हैं उसको अपन मोनोमर कहते हैं। ठीक है, यानी हम एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे पॉलीटीन में ये इथीन होता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये 18 है। जब इसका n नंबर, सो n इट कैन बी 100, इट कैन बी लाख, इट कैन बी करोड़, इट कैन बी मिलियंस, इट कैन बी बिलियंस, कोई भी नंबर हो सकता है। जब ये पॉलीमराइज होके ये कैसे बनेगा? पॉलीमर्स बनेगा। किस प्रकार से? दैट इज CH2 ऐसे बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बनेंगे CH2। सो ये मोनोमर्स है। मोनोमर जो सिंगल यूनिट जब बहुत सारे कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू से, देखिए ये लंबी चेन बना है, इतना बड़ा चेन बना है कि बाद में अपन बस n जोड़ रहे हैं। ठीक है, इट इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंगल यूनिट है। बट ऐसे सिंगल यूनिट कितने में है? हजारों, लाखों, करोड़ों में है। जब ये इकट्ठा कोवलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बनता है, इसी को अपन कहते हैं पॉलीमर। जो सिंगल यूनिट है उसको हमने क्या कहा था? मोनोमर। सो दिस इज कॉल्ड द मोनोमर। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय व्हिच सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है, यानी सिंपल मोनोमरिक यूनिट को जब पॉलीमर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को वी कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सो मोटा मोटा आप कह सकते हो
सिंपल मोनोमरिक यूनिट्स को कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू से जोड़ने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर पॉलीथीन, नायलॉन 66, टेफ्लॉन, दिस इज नॉट टेफलॉन, ओके, दिस इज टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एटसेट्रा। सो दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, सो आई होप डेफिनेशन इज क्लियर। ठीक है, सो क्या याद रखना है हमें, पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, और ये बनता है कैसे, बाय द कम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ by the combination of large number of simple monomeric units। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, यानी किस चीज़ से बने हैं या किन चीज़ों से बने हैं। ठीक है, तो उसका रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को देखकर हम देखते हैं। सबसे पहले है दिस इज द होमोपॉलीमर्स। ठीक है, होमो मतलब सेम, पॉलीमर। ठीक है, सो सेम बड़ा मॉलिक्यूल, सेम यूनिट रिपीट हो के बड़ा मॉलिक्यूल बनना। देखो, ए पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, यानी यहाँ पर देखिए इथीन है, एक ही प्रकार के एटम 18, हजारों करोड़ों लाखों एन नंबर ऑफ 18 मॉलिक्यूल्स जब कनेक्ट हुआ, तो कनेक्ट होने के बाद आपको क्या दिया है, एक बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है, देख भाई आपको अभी भी लग रहा होगा सर आप तो यही मॉलिक्यूल को यहाँ पर लिख रहे हो और आप इसको बड़े मॉलिक्यूल कह रहे हो, यहाँ भी 2 कार्बन है, वहाँ भी 2 कार्बन है, वहाँ भी एन है, इधर भी एन है, तो आप कैसे कह रहे हो। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। सी मेरे प्यारे, यहाँ पर देख लीजिए कैसे हो रहा है। जैसे CH2 है ना, CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये बन कैसे रहा है कि ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ जोड़ रहा है, और अगर अगले अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे है ना, ये वाला बॉन्ड आके यहाँ जुड़ेगा। क्लियर है, तो जहाँ जाके अब ये कैसे बन रहा है, देखो एक बॉन्ड हट जाएगा तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अगेन एक और यूनिट है सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे कर करके बहुत बड़ा लंबी चेन बन रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा लंबी चेन, पर इस लंबी चेन को हम इतना तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एक ही प्रकार के यूनिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इतना बड़ा ना लिखकर सिंपली CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख कर, और क्योंकि ये चेन है, ये कंटिन्यूएशन में है, ये चेन है, बस हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं। सो अब ये बन जाता है पॉलीमर, दैट इज बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, सो होमोपॉलीमर में सिर्फ एक ही प्रकार के रिपीटिंग यूनिट्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका एग्जांपल किसकी दिया था मैंने, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीइथिन। ठीक है, जो हम बाजार में शॉपिंग करने के लिए कहीं पर यूज़ करते हैं ना, सो वही पॉलीथीन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, हालांकि अच्छी बात नहीं है। सो कई बार आपको इंग्लिश में मिला होगा प्लास्टिक इज बून और बैन, ऐसा कुछ तो एक ऐसा लिखने को आता है। ठीक है, प्लास्टिक हमारे लिए एक अभिशाप है या एक वरदान है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द यूजेस, तो वो तो आप जानते हो। ठीक है, सो आई होप होमोपॉलीमर आपको समझ आए होंगे। अब होमोपॉलीमर के बाद देखिए, होमोपॉलीमर डिफाइन द टर्म होमोपॉलीमर ये कब आया है, 2013, 2017, 2019। तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करिए, एक बार अभी होमोपॉलीमर के डेफिनेशन को देखिए और इस एग्जाम्पल को एक बार और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करें और तुरंत से आप रिवीजन करना शुरू करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस कर करके रिवीजन करके जाना है। ठीक है, define the term homopolymer, I hope it is clear now। so देखिए the polymers which have only one type of repeating units, जो कि हम पढ़ चुके हैं, so ये सारे उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, so next आपका दूसरा टाइप आता है, that is the copolymers। so what do you understand by copolymer guys? A polymer often from two or more different monomers, दो या दो से अधिक मोनोमर रिपीट होते हैं।
ठीक है, यानी दो या दो से अधिक मोनोमर से बनते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं कोपोलीमर। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? इट इज दी नाइलन 6,6, इट इज दी नाइलन 6,6। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिए नाइलन 6,6 कैसे तैयार हुआ है। इट इज फॉर्म बाय हेक्सामेथिलीन डायमीन, ये एक मोनोमरिक यूनिट है। एडिपिक एसिड ये एक मोनोमरिक यूनिट है। सो यहाँ क्या है ना, यहाँ दो से बन रहा है, दो या दो से अधिक, ठीक है, वो कोपॉलीमर बनते हैं। पर हमें यहाँ क्या कह रहा है? सिर्फ दो। दो कौन कौन सा? हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। सो ऐसे कोपॉलीमर में ऐड नहीं होता, कहीं ना कहीं जब ये जुड़ जाता है ना, जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ और रिमूव हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पर NH2 देखिए गाइस, CH2 कितने बार है? 6 बार है, यानी ये लंबी चेन होगा, इधर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर NH2 एक N में H यहाँ लिख देता हूँ, एक H यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ एडिपिक एसिड यानी CH2 कितने बार है मेरे प्यारे? 4 बार। और ये C11O और यहाँ कितने हैं? OH है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर भी इस प्रकार से होगा OH। ठीक, अब यहाँ से क्या हो रहा है देखना जरा, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, अगर आप देखोगे ना, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा दीजिए आप, देखिए, देख रहे हैं H2O, जब ये H2O निकल जाएगा, जैसे H2O निकल जाएगा देखिए NHC11O। सो यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, NHC11O, NHC11O। ठीक है, NHC11O। सो इसमें क्या हुआ? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो कोपॉलीमर में क्या होता है ना, दो या दो से अधिक मोनोमर यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो आपको एक बड़ा मॉलिक्यूल देता है, यानी पॉलीमर देता है, बड़ा मॉलिक्यूल देता है और या पॉलीमर देता है, ये कह सकते हो। ठीक है, लेकिन जब वो कंबाइन होता है ना कुछ उसमें लॉस होता है, कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो क्या लॉस हुआ, ये चीज़ अपने को समझना है। ठीक है, सो कभी वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, कभी एमोनिया हो सकता है, कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी पॉलीमर बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाइलन 6,6 जब बना है, यहाँ क्या निकला? पानी निकला। क्या, कहाँ से? फ्रॉम द हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। सो जैसे जैसे यहाँ पर ये पॉलीमर बनने के लिए सिर्फ ये दो यूनिट्स नहीं जुड़ा मेरे प्यारे, इसमें n नंबर ऑफ यूनिट और इसका n नंबर ऑफ यूनिट जोड़ा है, कि मान के चलो इसका 1 करोड़ यूनिट्स और इसका 1 करोड़ यूनिट्स जोड़ के तब जाके ये बड़ा मॉलिक्यूल बना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। कहाँ पर? यहाँ पर बताया था। ठीक है, सो आगे जाके और समझेंगे हम। क्लियर? सो ये हमारा हो गया कोपॉलीमर और दूसरा आपका होमोपॉलीमर, देखिए आ चुका है एग्जाम में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी अगर देखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन, कहाँ से आया है वो पॉलीमर, दे आर डिराइव पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सा? एक नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, 3 प्रकार, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। द पॉलीमर्स विच आर ऑफ्टेन फ्रॉम नेचर, जो पॉलीमर नेचर से ऑब्टेन किया जाता है। सो नेचर यानी कहाँ से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल से जिस पॉलीमर को ऑब्टेन किया जाता है उसी पॉलीमर को हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोस, नेचुरल रबर, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो स्टार्च किसके पॉलीमर है? इट इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। प्रोटीन्स आर फॉर्म फ्रॉम, प्रोटीन कहाँ से तैयार होता है? फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि आपने वहाँ पर पढ़े हैं, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, उसका भी देख लीजिएगा। सो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँ से बना है? न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये सारे पॉलीमर चैप्टर, और मैं पॉलीमर कह रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो नेचुरल पॉलीमर्स कौन हुआ? जो पॉलीमर प्लांट्स और एनिमल्स सोर्सेस से निकाला जाता है, ऑफ्टेन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर।
सो पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मैन, यानी ह्यूमन बींग इसको लेबोरेटरीज में बनाते हैं, तो ऐसे पॉलीमर को अपन कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे अभी आपने देखा है ना पॉलीथीन, पॉलीथीन कौन बनाया? तो नेचर ने नहीं दिया, या हम इंसानों ने तैयार किया है, ठीक है। पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। सो ये भी समझ आए होंगे सिंथेटिक, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? दिस आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। यानी रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर, लेकिन रबर को और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू से रबर को स्ट्रेंथ दिया जाता है, ठीक है। सो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स में आपका कौन आएंगे? दैट इज द वल्कनाइज रबर, यानी प्रोसेस्ड रबर, ठीक है। सो नेचुरल रबर में सल्फर के साथ कंबाइन करके, ठीक है ना, एक स्ट्रेंथ दिया जाता है, तो उसी को अपन कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। सो इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रबर बाय वल्कनाइजेशन, ठीक है। सो आई होप आपको नेचुरल रबर, सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, यानी नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर दोनों क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए मैं पानी पी लेता हूं और आप एक बार प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और दोबारा रिवीजन करिए जितना पड़ा है, ठीक है, ताकि आगे जैसे जैसे जाते रहेंगे ना वैसे वैसे आपको कनेक्शन अच्छा होते जाएगा, यानी आज आपको अच्छा कनेक्शन मिलते जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं आपका लिनियर पॉलीमर, ठीक है। ये कैसे होता है? क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो लिनियर, ब्रांच और उसके बाद आपका आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। सो लिनियर मतलब क्या होता है? उसमें स्ट्रेट चेन रहता है, द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग लिनियर चेन, ठीक है। द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग लिनियर चेन आर कॉल्ड एज लिनियर पॉलीमर। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या दिया था, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सब जुड़ता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये n नंबर ऑफ यूनिट जुड़ते जुड़ते चला गया, यानी CH2 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 इस प्रकार से गया ना। सो गाइस कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है बार बार? इट इज द CH2 यूनिट। तो इसीलिए जब बहुत बार ये प्रोसेस चला तो उसके बाद अपन क्या लिखते हैं? CH2 इस प्रकार से लिखते हैं n नंबर ऑफ यूनिट्स, CH2 ठीक है। सो ये आपका एग्जाम्पल है किसके? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द लिनियर पॉलीमर। बस एक ये स्ट्रेट चेन बनेगा, तो अगर देखा जाए सी दिस वे, ये एक लिनियर चेन बन रहा है, इट इज ए स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमर, तो अगर आप कोई एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हो, बस लिनियर पॉलीमर इस प्रकार से आप बना के दे देना, ठीक है। इस प्रकार से आप बना के दे दीजिए, इज द एग्जाम्पल ऑफ लिनियर पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ब्रांच चेन पॉलीमर। इसमें क्या रहता है? दिस पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स आर लिंक टू फॉर्म अ ब्रांच। मोनोमर यहाँ पर क्या बना रहा है? ब्रांच बनाता था। पॉलीमर आगे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा आपको वैसे वैसे क्लियरिटी मिलते जाएगी, ठीक है। सो दिस पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स आर लिंक टू फॉर्म ब्रांचेस along द मेन चेन आर कॉल्ड एज ब्रांच चेन पॉलीमर। इसमें क्या हो रहा है? चेन आपका ब्रांच होते जा रहा है, जो मेन चेन है वहां से ब्रांच होते जा रहा है, ठीक है। सो इसीलिए इसको अपन कहते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। जैसे कि आपका स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, एटसेट्रा। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए दिस इज द मेन चेन, राइट। तो यहाँ पर ब्रांच हो रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ एक ब्रांच हो गया, उसी तरह यहाँ पर एक ब्रांच हो गया। सो दिस इज हाउ, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। जो पॉलीमर, जिस पॉलीमर में, ठीक है, तो देखिए दोस पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए 3D नेटवर्क आर कॉल्ड एज क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। दिस पॉलीमर्स आर हार्ड, रिजिड, ब्रिटल बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये चीज देखिए क्रॉस लिंक, ठीक है। सो क्रॉस लिंक है ना। सो इसमें से भी जो थर्मोसेटिंग
प्लास्टिक होता है ना, वो इसका एग्जाम्पल रहता है, क्योंकि इतना क्रॉस लिंक रहता है, इतना स्ट्रांग रहता है ना, इसको एक बार अगर आप तोड़ दिया दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर का एक खासियत होता है। सो दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर। एक बार आपका यूज़ हुआ, क्योंकि एक बार ये जो नेटवर्क टूट गया ना, ये दोबारा और जोड़ नहीं पाता है, तो इसलिए इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक को एक बार अगर आपने यूज़ किया दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक है जो बार-बार उसको रीमोल्ड किया जा सकता है, रीशेप दिया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। क्लियर है? सो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर दोनों तीनों समझ आए होंगे। तो इसीलिए मेरा अगेन दोबारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना अभी वीडियो को पॉज़ करें, उसके बाद इसको दोबारा और अपना नोट्स में देखकर दोबारा इसको पढ़ लें, एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करें, ठीक है? देन उसके बाद आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है? क्लासिफिकेशन कौन से आधार पर किया जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मीन्स उसमें कौन कौन से फोर्स रहने वाले हैं या किस प्रकार के फोर्सेस रहने वाले उसी के आधार पर, ठीक है? तो जैसे कि सबसे उसी के आधार पर हमारे पास में एलास्टोमर आए हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर पूछे भी गए एलास्टोमर 2013, 17 एंड 18 के पेपर्स में। एक्सप्लेन द टर्म एलास्टोमर या व्हाट आर एलास्टोमर्स, इस प्रकार से आपको पूछा गया, ठीक है? सो एलास्टोमर्स क्या होता है? दोज पॉलीमर्स इन व्हिच द पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड एज एलास्टोमर। तो कहने का मतलब एलास्टोमर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो काफ़ी कमज़ोर होंगे, ठीक है? समझे क्या? कि जो वहाँ पर मोनोमरिक यूनिट होगा बस कमज़ोर फोर्सेस के थ्रू से कनेक्टेड है, ठीक है? सो इसीलिए उनके पास में थोड़ा-सा इलास्टिक कैरेक्टर रहता है, ठीक है? दे हैव इलास्टिक कैरेक्टर एंड कैन easily be stretched by applying a small stress and regain their original shape when stress is removed, ठीक है? जैसे नेचुरल रबर। सो नेचुरल रबर में आप क्या देख रहे हो? आप खींच सकते हो कि जैसे ही आप यानी स्ट्रेस किया तो ये लंबी हो गया, जैसे आपने छोड़ दिया वो अपना ओरिजिनल शेप में रीगेन हो गया, ठीक है? सो रबर इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, ठीक है? रबर किसके एग्जांपल है मेरे प्यारे? इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, ठीक है? सो अब उसके बाद आता है फाइबर्स, ठीक है ना? सो व्हाट आर फाइबर्स? वो पॉलीमर जिसमें पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, उसमें पॉलीमरिक चेन में कैसे फोर्स रह रहा है भाई? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहता है, ठीक है? सो डायपोल डायपोल आप जानते हैं ना, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डायपोल डायपोल ये भी मैंने पढ़ाया। डायपोल डायपोल फॉर एग्जांपल ए बी, सो इन दोनों एटम में से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर में सॉरी जिस जो नेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा डेल्टा नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है? सो यही सेम मॉलिक्यूल को मैं अगर इस फॉर्म में लिखूँ बी ए, तो यहाँ पर आपका होगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर आपका होगा डेल्टा नेगेटिव। देखिए सो अब यहाँ पर क्या होंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में अट्रैक्ट होगा। सो इसी अट्रैक्शन को हम कहते हैं डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि दो पोल का बीच में इंटरेक्ट हो रहा है ना मेरे प्यारे, दो पोल। सो ये एक पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का बीच में इंटरेक्शन। और एच बॉन्डिंग तो बता दिया था, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल का केच, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल की केस अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कैसे हो रहा है एच, सो यहाँ कैसे होगा डेल माइनस, यहाँ कैसे होंगे डेल प्लस, यहाँ कैसे होंगे डेल प्लस, और यहाँ कैसे होंगे डेल माइनस। सो सी ये माइनस माइनस अट्रैक्ट हुआ, ये प्लस माइनस अट्रैक्ट हुआ। सो दिस इज योर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। सो ये चीज़ कहाँ रहेगा? इट इज इन द केस ऑफ फाइबर, ठीक है? जैसे यहाँ पर नायलॉन है आपका, देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स वेयर एस इन पॉलिस्टर देयर आर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके पास में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, सो एग्जांपल आपका यहाँ पर टेरिलिन है, नायलॉन 66 है। देन उसके बाद आता है आपका थर्मोप्लास्टिक, जो कि मैंने कहा है जो प्लास्टिक को आप बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस पॉलीमर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इंटरमीडिएट बिटवीन, किसका बीच में, इलास्टोमर एंड फाइबर। ठीक है, फाइबर्स में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इलास्टोमर में वीक वंडरवाल फोर्सेस है। अब ये स्ट्रांग है, ये कमजोर है। सो स्ट्रांग और कमजोर का बीचों बीच का जो फोर्सेस होता है कहाँ पर लगता है, ये थर्मोप्लास्टिक का केस में। ठीक है, सो ऐसे प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक को आप बार बार यूज कर सकते हो। दिस पॉलीमर कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप बाय हीटिंग। तो इसको आप, इस प्लास्टिक को यानी पॉलीथीन को बार बार आप यूज इसलिए कर सकते हो क्योंकि उसको जैसे हिट करोगे, इसको रिमोल्ड करोगे। ठीक है, आप जैसे शेप में बदलना चाहो वैसे शेप दे सकते हो अगेन, किसको, थर्मोप्लास्टिक को। सो एग्जाम में भी आया है, देखिए, व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक इन 2014, 2014 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है कौन सा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इस प्रकार के इंटरलिंक रहता है, कहाँ पर, क्रॉस लिंक पॉलीमर, जो कहा ना मैंने, इस प्रकार के क्रॉस लिंक पॉलीमर एक बार यूज कर सकते हो, दोबारा नहीं हो। सो आप देखिए यहाँ पर, दोस पॉलीमर्स व्हिच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, एक बार अगर हीट किया तो ये खत्म। ठीक है, पूरा परमानेंटली बदल चुका और दोबारा यूज नहीं कर सकते, एंड बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजेबल आर कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। The hardening on heating is due to the extensive cross link between different chain। तो वही चीज क्रॉस लिंक होता है बिटवीन डिफरेंट चेन, इसकी जैसा क्रॉस लिंक होता है बिटवीन डिफरेंट चेन। ठीक है, तो इसीलिए इसको दोबारा यूज नहीं कर सकता है टू गिव थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। सो आपका एग्जांपल कौन है, बैकलाइट। तो इसको बार बार यूज नहीं करा जा सकता है। ठीक है, सो देखिए 2018 में पूछा गया सवाल है, पूछा गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि मेरे नज़र से काफ़ी आई फील काफ़ी इजी। ठीक है, फ्री मार्क्स है। ठीक है, सो थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, सॉफ्ट नहीं बना सकते। हालांकि ये दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। अगर गर्म करोगे ये सॉफ्ट बनेगा, और जैसे गर्म को हटाओगे ये एकदम सॉलिड बनेगा। ठीक है, उसके बाद दे कैनॉट बी रीमोल्डेड और रीसेप्ड, इसको दोबारा रीमोल्ड या रीसेप नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने कहा ना ये वन टाइम ही यूज कर सकते हो। सो दे कैन बी रीमोल्डेड और रीसेप। ठीक है, यानी जैसे मन चाहे आप वैसे स्ट्रक्चर दे सकते हो। दे पोजेसेस एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग जैसे मैंने वहाँ दिखाया था, क्रॉस लिंक रहता है, यानी अगर ये एक चेन गया, ये एक चेन गया, ये एक चेन गया, तो इसी चेन में भी इनका एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक रहता है। ठीक है, इसी चेन में भी इनका एक्सटेंसिव क्रॉस लिंक रहता है, समझे क्या। सो they possesses moderately strong intermolecular forces that are intermediate between elastomers and fibers। समझे, इनके पास में क्या पोजेस करता है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है। ये रिजिड होता है, दे आर नॉट रिजिड, जो शेप देना चाहे आप वैसे शेप दे सकते हो। सो बेकिलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स एटसेट्रा, और यहाँ पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन एटसेट्रा आप जानते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट उसके बाद प्रोसेस आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, कैसे कैसे सिंथेसिस किया जाता है उसी मोड के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन दी मोड ऑफ सिंथेसिस पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, से यहाँ पर सवाल पूछा, देखिए, हाउ आर पॉलीमर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन 2013। So polymerization, polymers are classified into three types on the basis of polymerization process। ठीक है, so पहले polymers में क्या रहता है, polymerization मतलब कैसे polymer हो रहा है, यानी polymer बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, उसी के आधार पर अगर आप देखोगे तो ये कैसे तैयार हो रहा है। देखिए, polymers which are formed by एडिशन ऑफ मोनोमर, सिंपली एडिशन, यहाँ से कुछ भी मॉलिक्यूल नहीं भाग रहा है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था ना, किसका केस में,
पॉलीटीन का केस में यहाँ हम सिर्फ ऐड कर रहे थे, देखिए प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3। सो ऐड करने के बाद आपको क्या मिल रहा था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो बाद में इसको अपन क्या कर देते हैं, CH2 CH2 इतने बार लंबी हो जाते हैं कि बाद बस में एक ही यूनिट रिपीट हो रहा है, इसलिए तो यहाँ पर अपन N लिख देते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। सो ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर, विदाउट रिमूविंग एनीथिंग, जो भी जुड़ रहा है सिर्फ जुड़ रहा है। सो पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, तो ऐसे पॉलीमर में कोई भी लॉस नहीं होता है, यानी नो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नो लॉस ऑफ एमोनिया, नो लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज सच, ठीक है। पर जो पॉलीमर्स दूसरा टाइप देखिए, पॉलीमर्स विच आर फॉर्म फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स विद द एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथेनॉल, एमोनिया आर कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर, टेरिलिन। जैसे कि आप अपन यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर क्या है देखो, पॉलीमर्स विच आर फॉर्म फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, वैसे मोनोमर्स, पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो उसमें हो सकता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाए, मिथेनॉल जाए, एमोनिया जाए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को अपन कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एग्जाम्पल आपके यहाँ पर है टेरिलिन। एंड तीसरा टाइप देखो, पॉलीमर इन विच द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बाय एडिशन ऑफ सिंगल मोनोमर यूनिट बट नेवर ऑफ लार्ज यूनिट टू द ग्रोइंग चेन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज रिंग ओपनिंग पॉलीमर, दैट इज नायलॉन 6, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है ना, पॉलीफंक्शनल यानी जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं कौन सा सेकेंड टाइप में, ठीक है, सेकेंड टाइप के केस में मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया था, आई हैव रिटन हेयर, ठीक है। सो जो चीज़ लिखा है मैंने यहाँ पर, कहाँ था ये, एक एक्सप्लेन किया था ना गाइस मैंने, हाँ यहाँ पर। तो ये फुली फंक्शनल है, एमोनिया, एमोनिया, एसिड, एसिड ग्रुप। सो यहाँ से क्या हटाए हमने, वाटर मॉलिक्यूल हटाए, वी हैव रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। हमने वाटर मॉलिक्यूल हटाया है, तो ये उसी प्रकार के हैं, यानी सेकेंड प्रकार के हैं वो, ठीक है, ठीक। सो इसके बाद यहाँ से आता है रिंग ओपनिंग पॉलीमर, ठीक है। सो ये आगे जाके मैं समझाऊंगा, पर तब तक के लिए अभी इतना याद रखो, तो बाद में इसको और डिटेल में समझाऊंगा मैं, जब रिंग ओपन करके दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये एक पॉलीमर है जो हमने छोड़ के आए हैं। ओके, सो आफ्टर द रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स जिससे नायलॉन 6 बनेगा, तो वो हम आगे देखेंगे, जैसे मैंने अभी भी कहा था, ठीक। सो उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज द एडिशन पॉलीमर्स। जैसे सीबीएसई के बच्चे होते हैं ना, अगर आप एडिशन पॉलीमर के बारे में बात करते हैं तो सीबीएसई बच्चों के लिए पूरा मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, हालांकि हमारा यहाँ पर कुछ भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स में मैंने पहले भी कहा था, ऐसे पॉलीमर्स जहाँ बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सो ऐड होने के बाद बहुत बड़ा यूनिट बनता है, राइट। तो ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स। जैसे यहाँ पर पॉलीमर्स फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ, देखिए एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। पॉलीमर्स फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ any byproduct molecules are called as addition polymers। सो इसका मतलब जब आप एडिशन पॉलीमर्स के थ्रू से पॉलीमर्स बनाएंगे, एडिशन पॉलीमर्स के थ्रू से आप पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू से आप पॉलीमर बनाओगे, तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स का रिमूव नहीं होगा, यानी कोई मॉलिक्यूल्स आपका रिमूवल नहीं होगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, एमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होने वाला, बस जुड़ जाएंगे। तो इसका मैकेनिज्म, पॉलीथीन का मैकेनिज्म मैंने पहले भी समझा के रखा था। इसमें क्या हो रहा था जी, जैसे अगर हम इथेन देखते हैं, राइट, ये वाला एक इथेन की मॉलिक्यूल है, उसी तरीके से ये एक इथेन की मॉलिक्यूल
इथेन, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इथीन की मॉलिक्यूल है, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इथेन की मॉलिक्यूल है। अब क्या होंगे, ये वाला पॉलीमर, ये जो मोनोमरिक यूनिट, दिस इज वन मोनोमरिक यूनिट, दिस इज अनदर मोनोमरिक यूनिट, दिस इज, तो इसी प्रकार से हजारों करोड़ों मोनोमरिक यूनिट होंगे, ठीक है। देयर विल बी लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ सच मोनोमरिक यूनिट्स, दे आर गोइंग टू गेट पॉलीमराइज, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, सिंपल ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐड हो जाएंगे, और ये आपका आने वाले जो यूनिट है उसके साथ कंटिन्यू रहेंगे। देयरफॉर आपका ये किस तरीके से रहने वाला है, दैट इज CH2, ये वाला यहाँ पर अभी लिंक हो जाएंगे इधर से, ठीक है, CH2, देन उसके बाद CH2, अब ये वाला जुड़ रहा है ना, तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज CH2, उसी तरह बाकी वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, CH2, CH2। तो ये वाला चीज़ आपका चलते रहेगा, देखिए चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, लेकिन यहाँ रिपीट क्या हो रहा है, ओनली वन यूनिट, कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है, दैट इज CH2 एंड CH2, ओनली यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर N लगा हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है। सो ये जो n नंबर ऑफ यूनिट्स है ये रिपीट होके CH2 बस हम एक सिंगल यूनिट में लिख देते हैं, तो ये इसी को अपन कहते हैं पॉलीमर, इसी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। सो दिस इज एडिशन पॉलीमर। सो जब इतना सारे यूनिट्स को आपने ऐड किया तो उस दौरान क्या आपका कोई वाटर मॉलिक्यूल, क्या एमोनिया, इस तरह का मॉलिक्यूल का नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, देयरफॉर इट इज एन एडिशन पॉलीमर, ठीक है। सो अब दूसरा समझते हैं, दैट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। सो व्हाट इज मीन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमर, देखिए सच पॉलीमर्स व्हिच आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स, कहने का मतलब यहाँ पर दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोमरिक यूनिट्स रहेंगे, जिसके वजह से जब वो दो या तीन से अधिक मोनोमरिक, दो या दो से अधिक प्रकार के मोनोमरिक यूनिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो उस दौरान कुछ वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा, उस प्रकार के मॉलिक्यूल हमेशा एलिमिनेट हो जाएंगे, ओके, सच मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड। सो ऐसे पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर अपन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, राइट। सो हेक्सा देखिए 6 मेथिलीन, यानी CH2 ग्रुप कितने बार है, 6, और डाइएमीन 2 एमीन, देखिए यहाँ पर एक एमीन के ग्रुप है, यहाँ पर एक एमीन का ग्रुप है। सो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है। देन साथ में एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड। सो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH2 4, यानी CH2 का यूनिट 4 बार है, और यहाँ एक एसिडिक ग्रुप है और यहाँ एक एसिडिक ग्रुप है। तो यहाँ से क्या हटेगा आपका, ठीक है, नाइलन 6 जब बनेगा यहाँ से क्या हटेगा आप देखिएगा, मैं यहाँ पर अच्छा से लिख के बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे NH2 है ना, CH2 ये कितने बार है भाई, 6 बार है, ठीक है। देन उसके बाद NH2, मैं इसको एक ऐसे लिख देता हूँ NH2 को, ठीक है, एक इस प्रकार से लिखता हूँ। देन प्लस यहाँ से COOH है ना, सो एक OH इस प्रकार से लिखता हूँ। देन दूसरा आपका इस प्रकार से लिखता हूँ C++O, ठीक है, C++O। सो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, अभी ये वाला आया है आपका इस प्रकार से, तो यानी बाकी का यूनिट आपका चलते रहेगा COOH, देन उसके बाद आपका CH2 4, देन इसके बाद C++OOH, ठीक है ना। तो यही आपका वाटर मॉलिक्यूल H2O। सो दिस H2O मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, ठीक है, दिस इज एलिमिनेटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सो कंडेंसेशन पॉलीमर में आपका क्या हुआ, सो यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड जब ऐड हुआ, ऐड होने के बाद यहाँ पर देखिए कौन सी बॉन्ड बना, NHCO बॉन्ड। तो यानी ये वाला NH और ये C++, अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ गया और ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सो
इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको कहते हैं नायलॉन 66। ठीक है। सो आपसे पूछा जा सकता है, ये तो आगे ऐसे भी देखेंगे हम लोग, जब नायलॉन 66 बनता है, ठीक है, जब नायलॉन 66 बनता है तो उस टाइम आप कौन कौन से मोनोमरिक यूनिट को यूज़ करते हैं। सो एक मोनोमरिक यूनिट आपका हेक्सामेथिलीन डायमीन है और दूसरा आपका एडिपिक एसिड है। ठीक है। सो इस इक्वेशन को एक बार आप अच्छा से लिखिए। ठीक है, यानी कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, इस डेफिनेशन को याद रखिए। देन दूसरी बात कि उसका एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल आपका क्या हो, नायलॉन 66 कैसे तैयार हो रहा है, बाय द combination of monomeric unit that is hexamethylene diamine and the adipic acid। इसमें क्या रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। ठीक है। सो अगर आप प्रूफ के लिए देखना चाहते हैं, से इन 2019 आया हुआ है ना ये सवाल, डिफाइन कंडेंसेशन पॉलीमर। इफ दे आस्क यू कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन देना है और साथ में ये वाला एग्जाम्पल जरूर लिखना है, चाहे 1 मार्क का आए चाहे 2 मार्क्स का आए, जो भी आए आपको अच्छा से लिखना है, यही डेफिनेशन। ठीक है। सो उसके बाद आता है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन किन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दी सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म पूछे जाते हैं, तो इसके वजह से हमारा तो मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, सो हम इस चीज़ को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, या तो आप 5 साल के पेपर आप देख लेना, उस 5 साल के पेपर में भी कहीं का भी आपको देखने को नहीं मिलेगी आस्किंग द मैकेनिज्म ऑफ द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए हम ये भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, विल नॉट स्टडी द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, बट सिंस हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम ओवर हेयर। ओके, तो चाहो तो आप पढ़ सकते हैं ये सारे, बट मैं कहूँगा कि वी विल नॉट वेस्ट अ टाइम हेयर। ठीक है। सो अब आपके एग्जाम में कहाँ से आता है, अगेन फ्रॉम द नेचुरल रबर। ठीक है, सो नेचुरल रबर आप हर कोई जानते हैं। ठीक है, ये कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, फ्रॉम द रबर लेटेक्स। अब ये रबर लेटेक्स क्या होता है, आपने देखा मिल्की वाइट कलर, जब आप रबर 3 को काटोगे ना, कभी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसके बाद एक देखते देखते ना एक वीडियो देख लीजिएगा, रबर कैसे यानी रबर का जो रबर जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, रबर 3 काटने के बाद जो लेटेक्स निकल रहा है ना, तो उस वीडियो को देख लेना कैसे ये किया जाता है। यूजुअली आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है ना। तो मैंने त्रिपुरा में जब गया था तो उसमें देखा था मैंने, बहुत सारे रबर प्लांटेशन है, तो वहाँ पर बर्तन रखा हुआ था काट काट के। ठीक है, पेड़ को काट देता है तो वहाँ से निकलता है वाइट कलर। ठीक है, उसको अपन कहते हैं लेटेक्स। ठीक है, सो ये लेटेक्स को इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लेटेक्स विच इज़ ए कोलाइडल सोल्यूशन। ये किस प्रकार के सोल्यूशन है, इट इज़ ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर, यानी रबर को वाटर में मिक्स किया जाता है। ऑफ्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑफ्टेन किया जाता है, रबर ट्री से। ठीक है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। सो नेचुरल रबर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, आइसोप्रीन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, सो आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, ये सब ऑलमोस्ट सेम टर्मिनोलॉजी है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो आप देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ओनली देयर आर 4 कार्बन। ठीक है, सो अगर आप नॉर्मली देखते सो ये क्या बनता, 1,3 ब्यूटाडाइन बनता। ठीक है, पर यहाँ पर 2 मिटाइल है। ठीक है, कभी कभी आपसे व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रीन कहा जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन पे आपका क्या है, 2 मिथाइल है ना, 2 नंबर पोजीशन पे आपका मिथाइल है। सो 2 मिथाइल 1 3 क्या है भाई, ब्यूटाडाइन। ठीक है, 1 3 ब्यूटाडाइन। सो आइसोप्रीन को आप 1 3 ब्यूटाडाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो जब ये पॉलीमराइजेशन, इट इज सब्जेक्टेड टू पॉलीमराइजेशन, तब क्या होंगे मेरे प्यारे, सो बस आप ये कंसिडर करना कि ऐसे यूनिट बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स आपका
पॉलीमराइज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर खाली जगह है क्या, नहीं खाली जगह बहुत कम है यार, ठीक है। तो असल में मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको फिर भी, ताकि आपको पहचान में आए या समझ में आए अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए CH2, मैं आइसोप्रीन को ही लिख रहा हूँ, यानी 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन को लिख रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके बाद अगेन आप सेम यूनिट को ऐड करिए, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आप CH3 ऐड करिए, तो क्या होने वाला है यहाँ देखिए, दिस डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ चला जाएगा, इतना मान लीजिएगा, ठीक है। फिर ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, फिर जो आगे आने वाला डबल बॉन्ड है, आगे जो इसका यूनिट है, जैसे यहाँ पर अगेन CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब ये यहाँ ऐड होगा, फिर अगेन यहाँ ऐड होगा, तो ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। सो व्हाट इज रिपीटिंग नाउ, तो अगर हम देखा जाए ये तीनों का, अगर आप देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है पता है, तो ये क्या बन रहा है, ये ऐसे बॉन्ड रहेगा CH2, राइट। इसकी बात कर रहा हूँ CH2, क्योंकि इधर गया, देन अब ये उधर जाके, यानी ये वाला इधर आएगा ना, तो ये क्या बन रहा है मेरे प्यारे, CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, CH3, ठीक है, देन अगेन CH, ठीक है। अब CH, इसका बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, देन अगेन ये CH2, सो ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा अब। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, बस अपन क्या करते हैं, अब ये वाला यूनिट को पकड़िए, अभी ये वाला यूनिट को। सो मैं क्या करूँगा, ये वाला डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, और ये मैं सिंपली सिंगल बॉन्ड बना दूंगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अगेन ये अटैच हो जाएगा, तो इसीलिए ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ डबल बॉन्ड, तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देन यहाँ CH2, देन क्योंकि ये वाला यूनिट बार बार यही यूनिट रिपीट हो रहा है, बस डबल बॉन्ड माइग्रेट हुआ है, 2 डबल बॉन्ड से 1 डबल बॉन्ड हो गया है, राइट। पहले डबल बॉन्ड कहाँ था, यहाँ पर था, अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब यहाँ आ गया कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब वहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। उसी तरह से यहाँ डबल बॉन्ड था, अब ये वहाँ दूसरा यूनिट के साथ जुड़ गया इसकी वजह से, तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। सो आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा अबाउट द नेचुरल रबर, ठीक है। सो आपसे पूछा जा सकता है, सो दिस इज कॉल्ड पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। सो जब पॉलीआइसोप्रीन बना, ये पॉलीआइसोप्रीन का मोनोमरिक यूनिट क्या है, अगर कोई पूछे तो आपको क्या बता देना, आइसोप्रीन बता देना, या 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है। सो उसके बाद व्हाट इज मीन बाय वल्कनाइज रबर, जैसे देखिए जो नेचुरल रबर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, या उतना ड्यूरेबल नहीं होता है, या उतना स्ट्रेचेबल नहीं होता, तो उसके अंदर में अच्छा प्रॉपर्टीज ढालने के लिए, ठीक है, यानी अच्छा बनाने के लिए, उसका प्रॉपर्टी को मोर एनहेंस करने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम वल्कनाइज करते हैं। सो वल्कनाइज मतलब इस प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, जो नेचुरल रबर है उसको हीट करते हैं विथ 3 to 5% ऑफ सल्फर। तो इस दौरान, सो ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन सल्फर क्रॉस लिंक आर फॉर्म बिटवीन द polymer chains, this cross link make the rubber hard having high tensile strength। तो इसके वजह से रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी रबर का जो प्रॉपर्टी है और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है, लेकिन जब आप 2 to 3% सल्फर के साथ हीट करोगे, ठीक है, हीट करने के बाद से यहाँ पर क्या बना है, सल्फर का लिंक, यहाँ क्या बना, सल्फर का लिंक्स, यहाँ क्या बना, सल्फर का क्रॉस लिंक बना है। तो अब इसके वजह से रबर का प्रॉपर्टी एनहेंस हुआ है, यानी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, एनहेंस्ड हुआ है।
सो नेचुरल रबर इज यूजुअली, नेचुरल रबर को अगर आप देखते हैं ये सॉफ्ट, टैकी एंड बिकम इवन मोर सॉफ्ट इन हॉट वेदर, ठीक है। सो इसकी वजह से इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू एब्रेशन इज ऑल्सो लो एंड elasticity is maintained over low range of temperature, ठीक है। So all these properties can be improved by process called vulcanization. So जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम था नेचुरल रबर में, तो उससे अच्छा बनाने के लिए हम वल्कनाइजेशन करते हैं। सो वल्कनाइजेशन में अपन क्या करते हैं, 3 to 5% ऑफ सल्फर के साथ हीट करते हैं, ठीक है। सो जब हीट करोगे तो सल्फर क्रॉस लिंक बनाता है, ठीक है, पॉलीमर के साथ। देन क्रॉस लिंक बनाने के बाद और ये एक नेटवर्क जैसा तैयार होता है, जिसके वजह से इसका प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। सो इसी को अपन कहते हैं वल्कनाइज्ड रबर। ऑल राइट, सो यहाँ पर आता है डिफाइन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, 2023 का सवाल है, तो यही चीज़ आप लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल में जरूर आप जरूर ये वाला चिपका दीजिएगा, ठीक है। ये हीट करने के बाद एंड ये वाला इट इज दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड अप टू 3 to 5% सल्फर during vulcanization. sulfur cross link are formed between the polymer chain. So these are the polymer chain, तो इसका बीच में सल्फर क्रॉस लिंक तैयार हुआ है, ठीक है। सो 2023 में आया हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। आप सिर्फ पढ़ के या देख के इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिफाइन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो आ गया आपका। देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं सिंथेटिक रबर, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर में भी डिफाइन एज एनी वल्कनाइज रबर, ठीक है, यानी नेचुरल रबर को सल्फर के साथ ट्रीट करने के बाद आपका क्या बन जाता है, एक नया रबर बन जाता है, जो कि कहते हैं हम सिंथेटिक रबर कहते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है, देखिए, सिंथेटिक रबर में भी डिफाइंड एज एनी वल्कनाइज रबर लाइक पॉलीमर which is capable of getting stretched to twice its length, यानी जो रबर का लेंथ है ना, जो ओरिजिनल रबर की लेंथ है, उसको वल्कनाइजेशन करने के बाद उसका लेंथ दुगुना बढ़ जाता है, ठीक है। However, it returns to its original size and shape when stretch force is withdrawn, यानी जब आप खींचोगे तो लंबी हो जाएगी, जैसे खींचना बंद कर दोगे तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक। देन उसके बाद वन आता है, देख लीजिएगा, सिस पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, सिस पॉलीब्यूटाडाइन। सो ये कैसे तैयार हुआ, देखिए, इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन। ये कैसे तैयार होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट C2H5 एल्यूमिनियम प्लस TiCl। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो सिस पॉलीब्यूटाडाइन कैसे तैयार होता है भाई, सिस पॉलीब्यूटाडाइन जब 1,3-ब्यूटाडाइन को आप हिट करोगे किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये एग्जाम में आ चुका है आपका, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये आ चुका है, ठीक है। सो 1,3-ब्यूटाडाइन को, ठीक है, दिस इज योर 1,3-ब्यूटाडाइन। जब आप इसको जिगलर नाटा कैटलिस्ट के साथ आपने ट्रीट किया है, तो आपको क्या मिलता है, सिस पॉलीब्यूटाडाइन्स। तो ये कैसे तैयार हुआ भाई, ये भी सिंपल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए, 2 यूनिट, यहाँ तो जगह है तो मैं अभी एक समझा भी सकता हूँ, जगह है, ठीक है। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना मेरे प्यारे, तो उसी तरह प्लस अगेन वही यूनिट होगा ना, क्योंकि यही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज द मोनोमरिक यूनिट, ठीक है, CH2। सो अब क्या होंगे, ये वाला बॉन्ड इधर चलेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड अब इधर चलेगा, ये वाला बॉन्ड अब इधर चलेगा। उसी तरह जो आगे और एक मोनोमरिक यूनिट आ रहा है, उसी तरह उसका बॉन्ड यहाँ चलेगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, अगर आप इसको देखते हैं, इतना चलने के बाद क्या हुआ आपका, यहाँ पर देखिए ये वाला यूनिट, ठीक है, यानी ये वाला यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है। अभी तो क्या बन रहा है, CH2 CH, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल चुके हैं, देख लेना भाई,
है ना, CH, देन उसके बाद CH2। अब ये किसके साथ जुड़ रहा है, अभी इसके साथ जुड़ रहा है, देखिए कैसे, CH2, है ना, CH, अब देखिए इसका डबल बॉन्ड अगेन यहाँ आ गया, CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो इसी तरह ये चलते रहेगा। तो कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इट इज द दिस यूनिट, ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है और फॉर्म क्या हो रहा है ये, तो एक यूनिट यहाँ से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, सो कहाँ तक ये रिपीट हो रहा है, यहाँ तक रिपीट हो रहा है बार बार। सो ये क्योंकि ये इतना लंबी देर तक चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तो चलते रहेगा बार बार चलते रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर बस N लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। पहले यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट हुआ करते हैं, अब ये जोड़ने के बाद बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। 2022 में पूछा गया सवाल है, राइट द कंपोजिशन ऑफ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। तो आपको क्या लिखना है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, यानी ये ट्राई इथाइल है, CH3CH2, ठीक है, कितने बार है, 3 बार, सो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल 3 बार है, C2H5 का मीनिंग होता है CH3CH2, ये किसके साथ कनेक्टेड है, एल्यूमिनियम के साथ, कितने बार, इट इज 3 टाइम्स, सो इसलिए ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, ठीक। सो ये एक हुआ। देन उसके बाद नियोप्रीन, क्योंकि नियोप्रीन इंपॉर्टेंट है, देखिए 2016 में पूछा गया, हाउ इज नियोप्रीन प्रिपेयर्ड, नियोप्रीन को कैसे तैयार किया जाता है या तैयार किया गया है, 2016 की सवाल है। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, देखिए थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, कोई क्या पढ़ा था देख लीजिए, अभी यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन पे क्लोरीन आया, तो क्लोरोप्रीन, उससे पहले क्या था आपका आइसोप्रीन था, राइट। सो यहाँ पर देखिए क्या था आपका आइसोप्रीन, क्योंकि उस टाइम उसके पास क्या था, मिथाइल मॉलिक्यूल थे, ठीक है। सो अब क्लोरोप्रीन के जगह पर अब आपका यहाँ पर क्या बना, सॉरी आइसोप्रीन के जगह पर अब क्लोरोप्रीन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन आ गया है, ठीक है। सो देखिए इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये आपका क्लोरोप्रीन है, यहाँ आपका ऑक्सीजन है, देन सिंपली आपका ये पॉलीमराइज होके बन जाएगा नियोप्रीन। यही इक्वेशन आपको, ये डेफिनेशन आपको लिखना है, इट इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इतना लिखना है। देन आपको ये वाला रिएक्शन लिखना है। सो क्लोरोप्रीन मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, सो आप लिख कह सकते हैं 2 क्लोरो, और इसका ये भी पूछा गया था, ठीक है, IUPAC नेम, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोप्रीन, तो आपको ये ध्यान रखना। सो 2 क्लोरो, 2 में क्लोरो है, अगेन 1 3 ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन। तो जब ये पॉलीमराइज होता है तो सिंपली है, यहाँ पर आपको यहाँ एक ऐसे जोड़ देना है, सो इसका डबल बॉन्ड की पोजीशन को यहाँ डबल बॉन्ड बना देना है, ठीक है, और इसको इधर जाके जब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर कैसे आएगा, इस प्रकार से आएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर N जोड़ देना है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो नियोप्रीन, सो यानी बार बार ये रिपीट होके आपका नियोप्रीन बना है। देखिए भाई, मैं जो भी लिख रहा हूँ आप सिर्फ देखना नहीं है, आप भी अपना खुद से एक बार रफ नोटबुक पकड़ो और इसका एक एक करके वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। और जब भी दिक्कत आता है, जो भी दिक्कतें हैं वो मेरे से डिस्कस करो, तब जाके आपको परफेक्ट होएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ें एक बार देख के नहीं छोड़ सकते, अब आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि भूलने वाला चीज़ें हैं। जैसे यहाँ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि मैं 1 साल के बाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो आपको पढ़ना भी है, याद भी रखना है और एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। हमारा बारी तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, हमने जो भी करना है, जो कुछ भी करना है हमने कर चुके हैं, अभी आपकी बारी है, ठीक है। आपको हमारे जैसा हम लोगों ने भी रात बिताए हैं, ठीक है, अभी आपकी टाइम है, आपको भी बिताना पड़ेगा अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। सो ये आपका 2016 की सवाल है। देन उसके बाद आपका आता है कौन सा, बुना एस, ये भी एक है। सो हाउ इज बुना एस प्रिपेयर्ड, इट इज ए कोपोलीमर ऑफ, देखिए एक 1 ट्रिब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन,
ठीक है। सो ये आपका 1 ट्रिब्यूटाडाइन है प्लस स्टायरिन है। असल में अगर बेटा मैं इसमें यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो 1 ट्रिब्यूटाडाइन CH2 डबल वन CH2 CH डबल वन CH2 प्लस स्टायरिन, ठीक है। सो स्टायरिन का फॉर्मूला होता है, देखिए भाई ये असल में इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको CH लिखना है, डबल वन CH2 लिखना है, ठीक है जी। देन यहाँ पर आपको कौन सी बॉन्ड लगा देना है, C6H5 यानी फिनाइल रिंग C6H5 इस प्रकार से है, ठीक है, ये वाला। तो अब आपका मॉलिक्यूल कैसे तैयार हो रहा है, यानी आपका पॉलीमर कैसे तैयार है, देखो सिंपल है। अगेन इतना पॉलीमर बना चुके हो, अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये वाला सिंगल बॉन्ड के पास ले जाना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के पास ले जाना, और ये वाला डबल बॉन्ड इसके साथ जोड़ देना, ठीक है। और ये वाला अभी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ जाने के बाद अब ये CH को मैं कैसे लिखूंगा, इस प्रकार से लिखूंगा CH2। देन अब डबल बॉन्ड था, राइट, डबल बॉन्ड था यहाँ पर, अब ये क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा CH2। अब इसका बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड बना, ठीक है। तो CH2 CH 1 2 3 4, ओहो यहाँ पर CH2 CH होगा ना, नॉट CH2, ठीक है। इट इज CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर आपका अगेन CH2 है लास्ट, ये CH2। अब ये किसके साथ जुड़ रहा है, इट इज कनेक्टिंग टू द CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये वाला N यूनिट रिपीट होगा और इस CH के साथ आपका स्टायरिन जुड़ जाएगा, स्टायरिन जुड़ जाएगा, यानी फिनाइल रिंग जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए अभी, सो मैंने क्या बनाया, CH2 बराबर CH CH डबल बॉन्ड, ठीक है। अगेन CH, उसके बाद एक CH2, उसके बाद एक CH2, देन CH C2H5 यहाँ जुड़ गया, यहाँ C6H5 है, ठीक है, नॉट C2H5 C6H5। देन यहाँ पर CH2 और ये रिपीटिंग n नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सो अगर आपसे पूछे हाउ इज बुना एस प्रिपेयर्ड, सो बुना एस इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1 ट्रिब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन। सो इसके लिए 1 ट्रिब्यूटाडाइन याद रखना होगा, उसके लिए आपको स्टायरिन का फॉर्मूला याद रखना होगा। क्लियर है ना, ओके। सो देखिए, राइट नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बुना एस, 2014-2016 में पूछा गया सवाल है। सो मोनोमर यूजिंग इन प्रिपेयरिंग बुना एस इज ब्यूटा 1 ट्रीडाइन या 1 ट्रीब्यूटाडाइन। तो देख रहे 1 ट्रीब्यूटाडाइन, ये एक यूनिट है। देन उसका बाद स्टायरिन, सो दिस इज द यूनिट, ठीक है, स्टायरिन। सो ये यूज हुआ है, सो दो मोनोमरिक। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा अगेन, जितने भी याद रखने वाला फॉर्मूला है एक पेज में लिखिए, बार 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 उसको याद करते रहिए, ठीक है, सोने से पहले कैसे भी हो। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो आप जरूर करेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, इतना मदद कर सकता हूँ कि क्या, जितना आप करना चाहो, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोपॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। काफ़ी आसान चीज़ है और एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम में पूछा गया व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, बायोपॉलीमर से। देखो पॉलीमर सच एस पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स व्हिच control the various life processes are called as biopolymers। जैसे कि प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जो पॉलीमर बायोपॉलीमर्स उसी पॉलीमर्स को कहते हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स को बायोपॉलीमर्स कहते हैं। सो व्हाट आर दे आर सेल्यूलोज, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च। All right, so these are the example of biopolymers। क्लियर, सो सिंपल है, बस आपको बार बार पढ़ के याद रखना है और कोशिश करना वही
डेफिनेशन में एग्जाम में भी लिख पाऊँ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स? द बायोपॉलीमर्स disintegrated by themselves during a certain period of time either by enzymatic hydrolysis or by oxidation hence are biodegradable. So कहने का मतलब biodegradable polymers are those polymers those break down by themselves, okay, with the passage of time, by themselves, by oxidation or by any enzymatic hydrolysis, ठीक है। सो मोटा मोटा अगर आप कहो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर दोस पॉलीमर्स व्हिच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो जैसे कि पॉलिथीन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, 100 साल रह जाएगा, हजारों साल रह जाएगा, लेकिन पॉलिथीन कुछ नहीं होगा क्योंकि पॉलिथीन्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर दोस पॉलीमर्स दोस आर डिग्रेडेड यानी या डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करा पाते हैं या डिग्रेड करा पाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ इन सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, such that their degraded products do not cause any harm to the environmental problem or do not cause any environmental problem, ठीक है। So biodegradable polymer क्या है? Those polymers that are degraded by the microorganism, okay, within a suitable time period is called as biodegradable polymer. I hope it is clear. ठीक है। सो इतना सारा बातें आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं तो मैं आपको इवेंट प्रूफ के साथ भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। सो अब एडिशन पॉलीमर्स के कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सो एडिशन पॉलीमर्स, सो पॉलीथीन भी आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। सो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए देखिए इट इज ऑफ्टन बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन। सो उससे पहले अभी रिवीजन कर लीजिए एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या था, है ना। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन था कि जब मोनोमरिक यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते 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 बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है ऐड होकर, राइट, विदाउट लूजिंग एनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनिया, ओके। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। सो लो डेंसिटी पॉलीमर्स कैसे बनाया जाता है? इट इज ऑब्टेन बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ किसके साथ? इथिन के साथ, ठीक है। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, किसके साथ? इथिन के साथ। एंड CH2 डबल बन CH2 18 473 केल्विन में 1500 atm प्रेशर डालकर तो आपको क्या बना देना है? पॉलीथीन बना देना है, ठीक है। पता नहीं बर्थडे चल रहा है, क्या चल रहा है यार, सिर्फ बम फूट रहा है, बाप रे, शायद आप लोगों को भी आ रहा होगा आवाज, ठीक है। सो लो डेंसिटी पॉलीमर कैसे तैयार किया जाता है? NCH2 डबल बन CH2 18 473 केल्विन 473 केल्विन में हीट करोगे और प्रेशर देखिए काफ़ी हाई प्रेशर है 1500 atm है, ठीक है, तब जाके ये बनता है पॉलीथीन। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि पॉलीथीन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सो हाउ इज पॉलीथीन प्रिपेयर्ड 2016 की सवाल है, ऑलरेडी आपको दिया गया, यही इक्वेशन बराबर आपको लिखना है, ठीक है। सो पॉलीथीन कहाँ का यूज़ होता है ये तो आप जानते हो, पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, इंसुलेटिंग केबल्स के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर मेकिंग स्विमिंग ट्यूब्स के लिए किया जाता है और कहीं सारे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। सो आप इसको सोचो, अपना रियल लाइफ में अप्लाई करो, जहाँ देखते हो वही सारे एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है हाई डेंसिटी पॉलीमर, ठीक है, या हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इथिन इन द प्रेजेंस ऑफ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़े थे भाई, याद करो, हाँ, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, राइट, यानी CH3 CH2 कितने बार? 3 बार एल्यूमिनियम प्लस क्या था? टाइटेनियम TiCl4 था, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आप कैसे बना रहे हो? इथिन लिया आपने, देखिए जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट लिया, इतना केल्विन लिया 33 केल्विन और प्रेशर आपका कम ही रहता है 6 to 7 atm, ठीक है, तब जाके आपका बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ऑलराइट गाइस, तो वही क्वेश्चन से राइट द
कॉम्पोजिशन ऑफ जिगलर नट्टा कैटलिस्ट 2022 का सवाल था। सो C2H53Al + TiCl4, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा, यहाँ पर भी लिखा, उससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस हाई डेंसिटी पॉलीमर कहाँ यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर सच एस बकेट्स, ट्यूब्स एट्सेट्रा, ठीक है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाउसवेयर्स, पाइप्स, बोटल्स, टॉयस एट्सेट्रा। सो ये हाई डेंसिटी है, ठीक है। और बाकी जो पॉलीथीन है दैट इज द लो डेंसिटी पॉलीमर। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो पॉलीस्टायरिन, नेक्स्ट अगेन एडिशन पॉलीमर है। पॉलीस्टायरिन कैसे बनाया जाता है? इट इज ऑफ्टेन बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरिन स्टायरिन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल फेरोक्साइड, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आप कैटलिस्ट को हो या इंग्रेडिएंट को हो, ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड के मौजूदगी में जब आप स्टायरिन को पॉलीमराइज करते हो। सो कहने का मतलब मैं इसमें लिख सकता हूँ, देखिए आपका CH2 डबल बॉन्ड CH है ना, यहाँ पर आपका है C6H5 का मीनिंग होता है ये वाला, ठीक है, ठीक है ना, CH2। सो यही यूनिट अभी बार बार रिपीट होगा, ओके। कितने बार? n नंबर ऑफ टाइम्स, करोड़ों टाइम, लाखों टाइम्स। तो क्या होंगे अब? सिंपली क्या करना है, ये वाला जो CH2 है ये इस प्रकार से आएगा CH2, देन इसके बाद यहाँ पर CH आएगा, देन यहाँ पर n क्लोज कर दीजिए, और लेकिन यहाँ पर आप जरूर ये वाला डाल दीजिए, ठीक है। सो यही चीज़ बना है, इट इज़ कॉल्ड पॉलीस्टायरिन। सो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ पॉलीस्टायरिन? सो सिंपली इट इज स्टायरिन, ठीक है। आप कौन से कैटलिस्ट यूज़ किया? यहाँ पर बेंजोइल फेरोक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ किया है। देखो भाई, बातें आसान हैं, दिमाग नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि याद रखना मुश्किल है, तो इसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? मेकिंग टॉयस, कॉम्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, मेकिंग रेडियो एंड टेलीविजन बॉडीज, फॉर मेकिंग इनर लाइनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये सारे पॉलीस्टायरिन काम आता है, ठीक है। अगेन आप जानते हैं PVC5, ठीक है। सो PVC5 पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब डे टू डे अप्लाई करने वाला चीज़ें हैं PVC5, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन बाय, कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। सो बस यही यूनिट देखिए, विनाइल क्लोराइड है CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। बेटा अगर आप इसको अगर बार बार इसी के साथ रिएक्शन कराने वाले हो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो अब ये क्या होगा? ये वाला सिंगल बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला ये सिंगल बॉन्ड ऐसे आएगा, तो ये क्या होंगे? ये बस सिंपली CH2, अब सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर Cl है, क्योंकि ये वाला यूनिट चलते जाएगा, वही रिपीट होते जाएगा बार बार, तो बस इसलिए इतना बार रिपीट होगा कि मैं उसके जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ? बस N ही लिख रहा हूँ, खत्म काम। सो दिस इज योर PVC। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पूछा जा सकता है, ठीक है, PVC। सो दिस इज CH2CHClN। ऑल राइट गाइस, ये किसके लिए काम किया? देखो, रेन कोट्स के लिए, हैंड बैग्स के लिए, प्लास्टिक डॉल्स के लिए, टाइल्स के लिए, स्विचेस के लिए, प्लग्स के लिए, यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फ्लोरिंग के लिए। सो कई सारे एप्लीकेशन हैं इसका, ठीक है। सो उसके बाद आपका आता है कौन सा? polyacrylonitrile, that is PAN. It is obtained by again addition polymerization of acrylonitrile. So इसमें देख रहे हैं ना, जितना भी एडिशन पॉलीमर है सिर्फ ऐड हो रहा है, उसमें कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। ये भी आसान है, देखिए एक्राइलोनाइट्राइल यानी CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पर अगेन क्या होंगे? बस यहाँ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, अब यह N जोड़ दो और यहाँ का N ये वाला जोड़ दो, तो यही चीज़ आपको आपने यहाँ पर लिखा है। सो दिस इज पेन और ओरलॉन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये किसके लिए काम बनाया जाता है? ब्लैंकेट्स के लिए, स्वेटर्स के लिए, सिंथेटिक कारपेट्स के लिए, ठीक है। सो अब आता है लास्ट फॉर द एडिशन पॉलीमर, दैट इज टेफ्लॉन,
जिसको अपन पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन भी कहते हैं, PTFE, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। देखिए टेफ्लॉन में क्या रहता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉली मतलब बहुत सारे, क्या रहेंगे, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी देखिए टेट्राफ्लोरोइथिलीन फॉर्मूला क्या है, इधर ही लिखता हूँ, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इथिलीन तो है ना, C+C है, क्लियर है। देन अब यहाँ पर क्या लगने वाला है, एक F2 और यहाँ पर एक F2, बस ये वाला यूनिट हजारों करोड़ों लाखों बार रिपीट हो जाएंगे, तो इसलिए इतना रिपीट होगा, इतना रिपीट होगा, जब बनेगा तो ये क्या बनेगा, C सिंगल वन रह जाएगा। देन आपका एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर लग जाएगा, बस। देन ये ऐसा करके N यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। सो दिस बिकम द फॉर्मूला ऑफ टेफ्लॉन, दिस बिकम द फॉर्मूला ऑफ टेफ्लॉन। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है, टेफ्लॉन। देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया, सो ये वाला इक्वेशन है, CF2 O2 इन द प्रेजेंस ऑफ O2N हीट किया तो आपको मिला CF2N, दैट इज टेफ्लॉन। सो क्या पूछा, देखिए राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन 2015-2022 और हाउ इज टेफ्लॉन प्रिपेयर्ड 2016-2019। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन को, ठीक है। सो टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन कहते हैं, यानी CF2 को इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हिट करोगे तो आपको CF2 N नंबर ऑफ यूनिट्स तैयार होगा। ऑल राइट गाइस, ठीक है। सो गाइस अभी हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन किए हैं, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन के कई सारे एग्जाम्पल किए हैं और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हैं, राइट। सो अभी हम देखेंगे अबाउट द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ध्यान रखिएगा, जहाँ हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ने जा रहे हैं वहाँ कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ लेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको साइड में रखते जाएंगे, मैं आपको कहते जाऊंगा, ठीक है। सो कंडेंसेशन पॉलीमर में आप जानते हैं हाउ दिस फॉर्म, जब दो या दो से अधिक मोनोमरिक यूनिट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, देन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ यहाँ लॉस होगा, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल, एमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे मॉलिक्यूल लॉस्ट होंगे, राइट। सो ऐसे पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट। सो अब देखते हैं पॉलीस्टर, दिस आर पॉलीमर्स व्हिच हैव स्टार लिंकेजेस। तो एक पहले टाइप है ना पॉलीस्टर, दिस आर पॉलीमर्स व्हिच हैव स्टार लिंकेजेस एंड आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ, देखिए डाई एसिड्स, कहने का मतलब यहाँ पर दो एसिड का ग्रुप रहेंगे, डाई एसिड, ऐसे कोई कंपाउंड होंगे जहाँ दो एसिडिक ग्रुप होगा, दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एंड डाईओल्स, ठीक है, यानी दो अल्कोहल के ग्रुप होंगे, यानी 2 OH ग्रुप रहेंगे और आपके 2 COOH ग्रुप रहेंगे। तो एक देखते हैं, जैसे टेरिलिन या डेक्रोन, टेरिलिन या डेक्रोन, ये कैसे हुआ ये, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकंडेंसेशन polymerization of ethylene glycol and terephthalic acid at 425 to 475 Kelvin. See here. So which one is your ethylene glycol? See the ethylene glycol. यहाँ एक OH है, यहाँ एक OH है. So ये क्या हुआ? It is diol. ठीक है, ठीक है ना। So ये अगर हम IUPAC नेम देखें 1 2, so आपका क्या होगा, इथान 1 2 डाईऑल होंगे, इथान 1 2 डाईऑल, ठीक है। सो डाईऑल, एंड यहाँ पर COOH और यहाँ पर COOH, ये कौन सा है, एसिड, कौन सा, दो एसिडिक ग्रुप है, सो इट इज डाई एसिड, ठीक है, दो एसिडिक ग्रुप है, डाई एसिड, ठीक है ना जी। तो अब ये कैसे तैयार होगा, इस तरह के यूनिट, जैसे यहाँ पर देखिए OH है, यहाँ पर OH है, तो यहाँ से एक OH और यहाँ से हाइड्रोजन मिला के यहाँ से क्या निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो उसी तरह यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे,
है ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 यूनिट दिखा रहे तो ऐसे यूनिट हजारों यूनिट्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देखिए, सो अगर यहाँ जुड़ गया तो यहाँ से देखिए OH हट गया, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन CH2 है, देखिए CH2 CH2 CH2, देन ये वाला ऑक्सीजन के थ्रू से जुड़ रहा है ये ऑक्सीजन, देन बाकी सब कुछ सेम है, देखिए C11O है ना, C11O आपका रिंग C11O, देन अगेन क्योंकि यहाँ से पानी निकल के चला जाएगा ना, H2O बन के चला जाएगा आगे, तो कैसे निकल जा रहा है मैं वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो जैसे मैं अगेन यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल को ला लेता हूँ, ठीक है, यानी CH2 OH और यहाँ पर OH, तो सी कैसे हो जा रहा है, इससे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है। सो अगेन फर्दर यही सारे यूनिट बार बार चलते रहेंगे, तो इसीलिए हम इतना ही लिखते हैं, ठीक है। सो टेरिलिन, सो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में टेरिलिन का मोनोमरिक यूनिट कौन सा है, सो यू शुड रिमेंबर इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथेलिक एसिड। सो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, आपको पढ़ना पड़ेगा, इन चीज़ों को रोक रोक के पढ़ना पड़ेगा, और हर एक फार्मूला को एक नोट बनाइए, ठीक है ना, नोट बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, ठीक है। सी हाउ इज टेरिलिन प्रिपेयर्ड 2008-2017 के सवाल है, और राइट द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन 2020 का सवाल है, क्लियर है ना, 2020 का सवाल है शीडिशनो, ठीक है, टेरिलिन या डेक्रोन, ठीक है जी, टेरिलिन या डेक्रोन। सो हाउ इज टेरिलिन प्रिपेयर्ड इन 2008 एंड 2000, ये पूछा गया, राइट द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन 2020। सो अगेन इसका यूजेस आपको ध्यान रखना, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, टेरिलिन्स को क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, राइट, फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स एंड for making tire cords, seat belts and sails. तो these are the uses, please remember, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, राइट टू यूजेस ऑफ टेरिलिन, इसका मतलब टेरिलिन का इम्पोर्टेंट है, ओके, टेरिलिन का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अब आता है नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर इज ग्लाइप्टेल। सो ये कैसे तैयार हुआ, इट इज ए पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, देखिए इस केस में भी इथिलीन ग्लाइकोल था, अब इसमें भी इथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, इसमें क्या था, थेरीथैलिक एसिड था, इसमें सिर्फ थैलिक एसिड है, ठीक है, यूज फॉर मेकिंग, है ना, पेन्स लिक्विड्स, तो सी इथिलीन ग्लाइकोल है ना, इथिलीन ग्लाइकोल आपने लिया, सो अगेन वही चीज़ है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा, तो यहाँ से O तक हट जाएगा, यहाँ से एक ये वाला हट जाएगा, तो आपका यूनिट कैसे होंगे, CO, यहाँ से O, ठीक है, O, देन उसका CH2 O आ गया, O आ गया, देन C11O, देन यहाँ से कट गया C, यहाँ बस N लगा दिया N, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ग्लाइप्टल, ठीक है, ये आपका क्या है भाई, ये ग्लाइप्टल है, थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल, समझे क्या, ग्लाइप्टल आपको समझ आया कि नहीं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड यूज फॉर मेकिंग पेंट्स लिक्विड। सो इतना समझ गए ना, इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, तब जाके आपका क्या बना, ग्लाइप्टल बना। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइप्टल। सो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइप्टल, और कौन सा मोनोमरिक यूनिट यूज करते हैं ग्लाइप्टेल को तैयार करने के लिए। सो आपको ध्यान रखना है कौन सा, थैलिक एसिड। सो यहाँ पर भी डाई एसिड है, देखिए डाइओल, 2 OH ग्रुप है और 2 COOH ग्रुप है, डाई एसिड डाइओल, जिसे आपको डेफिनेशन में बताया गया था पॉलीस्टर में, ठीक है, डाई एसिड एंड डाइओल, 2 OH ग्रुप रहेगा। सो उसी तरह हमने 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं, ग्लाइप्टेल का मोनोमरिक यूनिट थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका पॉलीएमाइड्स, पॉली माने मेनी और उसमें एमाइड ग्रुप रहेंगे। सो एमाइड, व्हाट इज मीन बाय एमाइड लिंकेज, ठीक है। सो आपने ये बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़े हैं, एमाइड लिंकेज क्या होता है। सो एमाइड लिंकेज C11ONH, सो दिस इज योर एमाइड लिंकेज C11ONH,
ठीक है, इसको अपन कहते हैं एमाइड लिंकेज। तो ये कैसे होता है, जो नाइलन 6,6 ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं नाइलन 6,6 के बारे में। ठीक है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, बाय ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथिलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। सी यहाँ पर NH2 डाइएमीन और हेक्सा 6 CH2 ग्रुप है, हेक्सा तो नाम आसान है भाई, हेक्सामिथिलिन। सो CH2 के ग्रुप 6 बार है और डाइएमीन NH2 2 बार है, हेक्सामिथिलिन डाइएमीन। उसके बाद आपका एडिपिक एसिड से देखिए CH2 कितने बार, 4 बार है और 2 एसिडिक का ग्रुप COOH, यहाँ एक COOH। क्लियर है गाइस? तो अगर इतना क्लियर है तो यहाँ पर आपका NH2NOH, यहाँ से अगेन एक फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, NH लिख सकता हूँ और साथ में C11OOH। देखिए तो H और OH निकाल के क्या बनेगा, पानी बन के निकल जाएगा। तो अभी आपका जो बॉन्ड बनेगा कौन सा, N और H रह जाएगा और डायरेक्टली किसके साथ जुड़ जाएंगे, C11O के साथ। तो इसलिए यही हुआ है NHC11O। ठीक है, सो दिस लिंक इज कॉल्ड एज एमाइड लिंकेज। इसी को अपन कहते हैं एमाइड लिंकेज कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, सो ये किसका फॉर्मूला है, नाइलॉन 6,6। सो आपसे पूछा जा सकता है नाइलॉन 6,6 में एमाइड लिंकेज होती है, वो क्या है एमाइड लिंकेज, राइट द फॉर्मूला। सो NHC11O। या नाइलॉन 6,6 में नाइलॉन 6,6 बनते वक्त कौन कौन से मोनोमर यूनिट यूज होते हैं। सो वन इज योर एडिफिक एसिड एंड हेक्सामिथिलिन डाइएमीन। देखिए एडिफिक एसिड में CH2 4 गुना है, ठीक है, देन COOH दो लेफ्ट साइड में जोड़ दो। उसी तरह हेक्सामिथिलिन में 6 मेथिलिन ग्रुप है, CH2 यानी 6 टाइम, देन डाइएमीन जोड़ दो, एकदम सिंपल है। ठीक है, सो ये हुआ आपका नाइलॉन 6,6। उसके बाद नाइलॉन 6 या इसको अपन पर्लोन भी कहते हैं। ठीक है, सो ये भी कैसे तैयार होता है, बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम व्हिच इटसेल्फ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन से तैयार होता है कौन, कैप्रोलैक्टम। बट अपने को इतना दूर नहीं जाना है, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आप पेज नंबर 335 में नाइलॉन 6 आपके बुक में जाइए। तो आपके बुक में जाने के बाद बस आपको यही मिलेगा, दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। ठीक है, सो मैं उसको इधर लिखता हूँ, ठीक है ना, NH, ठीक है, ठीक है ना। सो दिस वन C11O हेयर कैप्रोलैक्टम। सो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, देयर आर 5 कार्बन। तो अपन क्या कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, सो दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको पॉलीमराइज करेंगे, यानी n नंबर ऑफ यूनिट्स को तोड़ेंगे। बस ये क्या होगा, यहाँ टूटेगा। सो टूटने के बाद आप यहाँ लिखो NH, ठीक है, यहाँ लिखिए NH और CH2 कितने टाइम है भाई, ये आप ऐसे डाल दीजिए NH और CH2 1 2 3 4 5 कितने बार है, CH2 इट इज ऑफ 5 टाइम्स। देन उसके बाद यहाँ पर C11O होगा, देन यहाँ आपका N होंगे। ठीक है, NHCH2 5 टाइम्स C11O N। क्लियर है या नहीं है बताइए। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैप्रोलैक्टम। सो देखिए NH CH2 कितने बार है, 5 बार, C11O and N। सो दिस इज द पॉलीमरिक यूनिट। क्लियर है? सो अपने को इतना लंबी, ये वाला जो लंबी दिया है उतना नहीं करना है। सो अगर आप इतना भी करेंगे इट इज मच मोर एनफ। सो ऐसे पूछा जा सकता है, सी राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6। 2016-2019 का सवाल है। या राइट द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6? इट इज द कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। ठीक है, गिवन है। सो नाइलॉन 6 देन इसके बाद ये वाला रिएक्शन आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन जरूर आपको ये वाला बात लिखना है, इट इज ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम व्हिच itself is often from cyclohexane। ठीक है, सो अगर यूजेस की बात करें, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कट्स,
फैब्रिक्स, रेप्स एटसेट्रा। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका, अभी हमारा देखिए 2 टाइप का हो चुका है। ठीक है, एक आपका हो चुका है पॉलीस्टर, दूसरा पॉलीस्टर के बाद हमारा है पॉलीएमाइड्स, एंड तीसरा टाइप्स की तरफ चल रहे हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ठीक है, बेकिलाइट। ठीक है, सो फॉर्मेल्डिहाइड्स इसमें से ये बेकिलाइट है, और बेकिलाइट ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ठीक है, सो बेकिलाइट कहाँ से होता है? फ्रॉम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फ्रॉम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, सो जैसे ही आप फिनॉल को, आपको जब सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इसका रिएक्शन, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बीच में रिएक्शन होता है, क्योंकि फिनॉल आपका रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जब ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पर होता है? एक ऑर्थो पे होता है और एक पैरा पे होता है। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ CH2 आपका ऑर्थो में आ गया CH2OH, और आपका पैरा CH2OH में आ गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल। लेकिन अगर आप देखोगे, अच्छा रेफरेंस बुक यूज करोगे तो क्या कहते हैं कि यही ऑर्थो आइसोमर ही यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट। ठीक है, सो अपने को इतना भी नहीं लिखना है, डू नॉट नीड टू राइट दिस इक्वेशन ऑल्सो, बस आपको यही डायरेक्ट लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने बेकेलाइट लिया, सो असल में ये जो भी है ना, ऑर्डर की तरफ से अगर नॉर्मल बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। हम लोग इसका यूज़ करते ही नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो आइसोमर के यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा इसको बनाता हूँ। ओके, कैसे होगा? से जब ऑर्थो आइसोमर होगा ना, आपको ऐसे लेना है। से मैं छोटा ही बनाऊंगा क्योंकि जगह कम है। OH है, मैं ऑर्थो आइसोमर को ही ले रहा हूँ। ठीक है, CH2OH प्लस यहाँ पर भी आपका OH है, CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर H है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या होंगे? H तैयार होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल हट के चला जाएगा। तो अब ये लंबी चलते जाएगा, कैसे? अब ये आप देखिए ये कैसे तैयार होगा? OH। ठीक है, OH ये तैयार होंगे, देन उसके बाद ये वाला कैसे जाएगा? इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा, देन ये CH2 आपका ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, यानी यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, यहाँ डायरेक्ट आपका CH2 आ गया। ठीक है, सो ये कहाँ जोड़ रहा है? OH, इस तरीके से या OH है। ठीक है जी, अगेन ये CH2 ऐसे जुड़ते रहेगा, सो ये कंटिन्यूअसली आपका ये चलते रहेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर पॉलीमर, जिसको अपन कहते हैं नोवोलैक कहते हैं ना, ये आपका है नोवोलैक। ये भी आ चुका है आपका एग्जाम में, मैं आपको लास्ट पेज में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ नोवोलैक को कैसे तैयार किया जाता है। फिर इसको, यही नोवोलैक यूनिट को फर्दर किससे पॉलीमराइज किया जाता है? HCO से, फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें फॉर्मेल्डिहाइड लगाते हो, व्हाट हैपन इज, अगेन यहाँ पर आपका CH2OH आता है, यहाँ पर आपका CH2OH आता है, यहाँ पर आपका CH2OH आता है। फिर से ये सारा कंप्लीट यूनिट को हम नोवोलैक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सो व्हिच इज नोवोलैक? जो पहले मिला था CH2OH जोड़ने से पहले, यानी यहाँ पर आपका OH की ग्रुप रहेंगे, ऑल राइट, और यहाँ आपका CH2 रहेगा, यहाँ आपका OH रहेंगे, यहाँ आपका H रहेगा। तो अब देखिए यहाँ H और H2, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी, और उसी तरह आने वाला मॉलिक्यूल में से भी यहाँ से क्या निकल जाएंगे? H है ना, यहाँ से पानी निकल जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपको कौन सी यूनिट मिल जाएगा? यू विल गेट दिस यूनिट, जिसका नाम है बेकिलाइट, जिसका नाम है बेकिलाइट। क्लियर है? ठीक है, सो अगर पढ़ते वक्त किसी को यहाँ समझ नहीं आया, प्लीज़ कम टू मी तुरंत से, क्योंकि आपके सामने तो मैं बैठे रहूँगा जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम तुरंत मेरे पास आना है अगर आपको इसको समझ ना आया हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो काफ़ी आसान है।
सो आपको कौन सी यूनिट लेना है, सिंपली ये वाला यूनिट को बार बार आपको रिपीट करके लेना है। तो आपके साथ ये ऊपर वाला यूनिट नोवोलैक बन जाएगा। जैसे नोवोलैक बन जाए CHO के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपका यहाँ पर CH2OH जुड़ जाएगा। देन वही यूनिट को नोवोलैक के साथ रिएक्शन करिए, पानी निकल जाएगा तो आपका ये वाला यूनिट मिलेगा। ठीक है, एनी इशू जस्ट रीच आउट टू मी। ठीक है, नहीं समझ आता ऐसे छोड़ना मत। देन उसका बाद डी में आया है आपका मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, सो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर जिसको अपन कहते हैं 2,4,6 ट्राई एमिनो या 1,3,5 ट्राई एजिन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो व्हाट विल हैपन, देखिए यहाँ से अगेन H2O निकल जाएगा, H यहाँ से H2O निकल जाएगा तो NCH2 बन जाएगा, राइट, NCH। ऑल राइट, ओ आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, सो बाकी सब ठीक है। देखिए NH2 हमारे पास यहाँ NH2 है, ठीक है, NH2 है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, राइट। अब इसके साथ रिएक्शन कौन होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड होंगे। ठीक है, सो ये वाला आपका आएगा इधर, ये वाला जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, सो आपका बन जाएगा, क्या बनेंगे, NH, ठीक है, देन CH2, देन आपका OH बनेगा, NHCH2OH बनेगा। ठीक है, देयर इज नो रिमूवल एज सच, क्लियर है ना, NH2CH। सो ये वाला यूनिट अब पॉलीमराइज होगा। ठीक है, दिस यूनिट विल गेट पॉलीमराइज। ये कैसे पॉलीमराइज होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इसका एक और यूनिट लेके देखते हैं। ठीक है, सो यही सेम यूनिट डबल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आपका NH2, यहाँ पर आपका NH2, यहाँ पर आपका NH2। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। सो इतना हुआ। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन, सो मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल NH है, तो अब यहाँ से H2O बन के निकल जाएगा। सो निकलने के बाद क्या रहेगा आपका, NHCH2 रहेगा। सो यही रह रहा है आपका NHCH2। अगेन सेम यूनिट इधर से जाएगा, जैसे यहाँ से जाके क्या बचा, सिर्फ NH बचा है ना, उसी तरह यहाँ से भी सिर्फ NH बचने वाला है, सो NH बचने वाला है। ठीक है, सो यही यूनिट बच जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ से एक OH कम होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा, और इसमें N लगा दीजिएगा। क्लियर, सो आया है, देखिए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। आई थिंक सिंपल है। ऑल्टरनेटिव देखिए, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन, एक जगह NH जोड़ देना, NHCH2 जोड़ देना, नीचे में NH जोड़ देना, काम खत्म आपका। क्लियर है, सो वहाँ से जैसे आपका ये यूनिट बनता है, वहाँ से OH निकाल देना, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देना है, देन इसके साथ N चिपका देना है। ठीक है, सो दिस इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, सो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन, तो दिस इज गिवन अबव। ऑल राइट गाइस, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, सो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड कोपोलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक क्रॉकरी कप्स प्लेट्स मेड फ्रॉम मेलामाइन पॉलीमर और हार्ड एंड डू नॉट ब्रेक ऑन बीइंग ड्रॉप, इवन ड्रॉप होने के बाद भी टूटता नहीं है। क्लियर, सो नाइलन 610, इसका तो हमने एग्जाम में नहीं देखा है, सो देयरफॉर मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला, आपकी दिमाग को ख़राब नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, बुना N बुना S आता है, तो बुना N भी मैंने नहीं देखा, सो आई एम ड्रॉपिंग दिस ऑल्सो। अगर आपने कहीं देखा होगा तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। उसी तरह थायोकोल, इसको भी मैंने नहीं देखा, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस ऑल्सो। ठीक है, सो अब आपसे पूछे जाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, सो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। राइट एग्जांपल ऑफ ईच और डिफाइन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जो पॉलीमर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करते हैं, दिस पॉलीमर्स कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स इन द एनवायरनमेंट। सो उसी एक एग्जांपल आपका देखिए नाइलन 2 नाइलन 6, जो कि हमने नहीं पढ़ा बट एग्जांपल में दिया गया है। ठीक है,
सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नाइलॉन टू नाइलॉन 6 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, उसी को अपन कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा आपका कैसे है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो जो पॉलीमर डिकम्पोज नहीं होता बाय डी, और जो पॉलीमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करा नहीं पाते, उसी को अपन कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल आप जानते ही हो, पॉलीइथिन है। These are the synthetic polymers which are not affected by microbes, stay in the environment for every long time causing pollution hazard। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। आसान है, एकदम आसान है, तो जरूर आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है। सो नाइलॉन टू नाइलॉन 6 ये भी नहीं देखा मैंने, सो आई एम नॉट टीचिंग दिस। So write the structure of polypropylene. I have also not seen in previous year question, therefore I am dropping this idea. Now ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये आपकी बुक में भी है। ठीक है, आपके बुक में भी देखना पॉलीमर कौन सा है, पॉलीब्यूटाडाइन, टेफ्लॉन, पीवीसी, नेचुरल रबर, बुना एस, ये सब अपन पढ़े हैं। ठीक है। सो पॉलीब्यूटाडाइन में मोनोमरिक यूनिट कौन सा है, ब्यूटाडाइन। कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है या कभी फार्मूला पूछा जाता है आपका। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है। पीवीसी विनाइल क्लोराइड। ठीक है। नेचुरल रबर के लिए आपका आइसोप्रीन। सो इनके एक एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। सो अभी मैं आपको एक टास्क देता हूँ, पॉलीमर, मोनोमर, एंड इसके बाद इनका कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला का भी आप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला भी आप यहाँ पर जरूर लिखिएगा। ऑल राइट। ठीक है। सो उसके बाद आपका आता है मोनोमर्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है। सो कंडेंसेशन पॉलीमर में अभी पढ़े हैं, टेरिलिन पढ़े हैं, ग्लाइप्टेल पढ़े हैं, बेकेलाइट पढ़े हैं, मेलामाइन पढ़े हैं, नाइलॉन 6 पढ़े हैं। ठीक है। तो इन सब के मोनोमरिक यूनिट देखिए, इथिलीन ग्लाइकोल एंड थेरिटलिक एसिड, इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, बेकेलाइट का फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन का मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, नाइलॉन 6 का कैप्रोलेक्टम और पूछा भी गया है। ठीक है। सो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेलुलोज का बीटा डी ग्लूकोज। तो इतना इम्पोर्टेंट है ना ये, आप प्लीज राइट दियर फार्मूला ऑल्सो। यहाँ पर जैसे कहा था वहाँ पर इन सारे मोनोमरिक यूनिट का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज सच इम्पोर्टेंट, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कभी भी आपसे सवाल पूछे, अगर ये सारे यूनिट आपको पता है, टेरिलिन पता है, सो रिएक्शन में क्या करना है, या तो एडिशन पॉलीमर करना है या तो कंडेंसेशन पॉलीमर करना है। ठीक है। Write the reaction to prepare Novolec polymer। देखिए, phenol and formaldehyde react in presence of acid or base catalyst to form thermosetting molding powder, जिसको हम Novolec कहते हैं, 2 स्टेजेस। सो पहले जब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, सो ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक आपका ऑर्थोपेरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक ये बनेगा। तो आपको कौन सी प्रोडक्ट यूज करना है, यू आर टू यूज ओनली दी ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, इस टेस्ट में ऑर्थो प्रोडक्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने यूज़ किया है। जैसे आपने यूज़ किया, सो ये कैसे होंगे मेरे प्यारे, सी आपके पास यहाँ OH है, यहाँ पर आपका CH2OH है, प्लस आपके पास यहाँ पर OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये चलते रहेगा। ठीक, यहाँ से पानिया निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी आपका H है, OH है, CH2OH है। ठीक है, से उसी तरह अगेन यहाँ से भी आपका पनिया निकल जाएगा। तो बचता क्या है, सब बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है। सो वेरी सिंपल, आपको क्या करना, OH यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ CH2 का जुड़ रहा है, यहाँ पर OH जुड़ रहा है, यहाँ पर आपका CH2 जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर, तो ये ऐसा लंबी चलते रहेगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर Novolec। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो देखिएगा भाई, मैंने उतना ही पढ़ाया है जितना ज़रूरी है। सो मेरा ये चाहत है कि कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन नाउ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, प्रोवाइडेड इफ़ यू स्टडी दिस सीरियसली। अगर इसी दौरान किसी बच्चा को अभी भी दिक्कत हो रहा है,
पढ़ते पढ़ते अभी भी दिक्कत जा रहा है तो ज़रूर आप मेरे से सवाल करना, मेरे से पूछना, ठीक है। सो यू आर मोस्ट वेलकम। सो क्योंकि ये आपके अभी प्री बोर्ड 2 में आ रहा है, सो मैं कहता हूँ कि इसको आप अच्छा रिवीजन करें, हर एक चीज़ों को अच्छे से याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द वेरी